जिस हाथ से आप बैनर फाड़े थे वो हाथ आपका टूट जाएगा, ये विषय मैंने कहा था। लेकिन आज कांग्रेस का सदस्य बनना और टाइटैनिक जहाज का टिकट कटाना एक बराबर है। मुझे मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ता हूँ। तो मंत्री बनने के लिए आए थे, मंत्री बन गए, मंत्री नहीं बनाया गया वो छोड़ के चले गए। श्री राम बोलते थे और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए। पूरे भारतवर्ष में ऐसा नज़ारा आपको कहीं, पूरे देश में कहीं आप दूसरा उदाहरण दिखाई नहीं सकते हैं। ये बंगाल है, तो जहाँ जब अत्याचार हुआ है तब तक उसका समापन भी हुआ है। 27 बम फेंके गए जिसके कारण लोगों को मतदान करने से रोका गया। लोगों में एक भय का माहौल बन गया, लोग घर से नहीं उतरे, विशेषकर प्रवासी लोग जो हिंदी भाषी लोग। उनका अपना करियर जो पॉलिटिक्स में चालू हुआ था वो बीजेपी से हुआ और आज विगत दशक से भी बीजेपी से जुड़े हुए। और 2021 के इलेक्शन में वो खड़े हुए थे नॉर्थ हावड़ा के जो बीजेपी कैंडिडेट के रूप में। अलग बात हुई उन्हें जीत नहीं मिली थी। आइए उनसे मैं बात करता हूं कि कैसा उनका अनुभव रहा और भी किस प्रकार वो बीजेपी में सक्रिय हैं। नमस्कार सर। सर, उमेश राय जी से मैं बात करना चाहता हूं कि 2021 और 2022 में बीजेपी में कितना अंतर आया है? देखिए, 2021 पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माइलस्टोन के रूप में उसको देखा जा सकता है। किसी ज़माने में पश्चिम बंगाल में राजनीति करने वाले लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को दूरबीन से खोजना पड़ता है। जब हमारा यहाँ के विधानसभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं हुआ करता था। लोकसभा में एक बार 1 और एक बार 2 सांसद यहाँ से निर्वाचित होकर केंद्र की सरकार में सहयोग करने का काम यहाँ से किया। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को ऐसा लगता था कि बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। ऐसे में 2021 के चुनाव में पूरे बंगाल में एक माहौल बना और उस माहौल में ये तय हो गया था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छी रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर तैयार हुआ था। एक माहौल बन गया था जिस माहौल में लोग यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के जो भ्रष्टाचार और उसके क्रियाकलाप है उससे आज ही जाकर लोग यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे। लेकिन बंगाल की राजनीति का जो विषय रहा है शुरू से ही, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से लेके, यहाँ की राजनीति में हिंसा का एक अपना अलग ही स्थान है। बंगाल का चाहे कोई भी चुनाव आप देख लीजिए, बिना हिंसा के यहाँ कोई भी चुनाव संपन्न नहीं हो सकता है। वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, यहाँ तक कि कोऑपरेटिव बैंकों के चुनाव में भी बिना बम गोली के यहाँ चुनाव संपन्न नहीं होता है। और उसी का एक नतीजा आपको देखने को मिला बंगाल के 2021 के चुनाव में। शीतलकुची में अर्धसैनिक बलों को गोलियां चलानी पड़ी। लोग बोलते हैं कि साधारण लोगों पर सेंट्रल फोर्सेस ने गोली चलाई। आप पूरी घटना को अगर देखेंगे तो सेंट्रल फोर्स यहाँ चुनाव कराने आया था, वोट पाने नहीं आया था। शीतलकुची में जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के गुंडे बूथ दखल करना चाहते थे और सेंट्रल फोर्स के सामने उनको रोकने के कड़ी में जब उनके ऊपर हमला किया गया तो बाध्य होकर वहाँ पर सीआरपीएफ के लोगों ने गोलियां चलाई। उसके बाद से बंगाल का पूरा चुनावी माहौल बदल गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था जैसा कि आपने बताया, और जिस सीट से मैं चुनाव लड़ा, इस सीट का इसके पहले का जो इतिहास रहा है, जितने लोग चुनाव जीते हैं इसके पहले, उनको हाईएस्ट 61,000 वोट मिलता था। और इसी उत्तर हावड़ा की सम्मानित जनता ने मुझे 66,063 वोट दिए। तो वोट की तुलना में मैं चुनाव हारा हूं, मैं कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। यहाँ की जनता ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद से मुझे वोट दिया। लेकिन मेरे इस विधानसभा के चुनाव में ये पूरे बंगाल में इकलौता ऐसा सीट था जिस सीट पर चुनाव के दिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 27 बम फेंके गए जिसके कारण लोगों को मतदान करने से रोका गया। लोगों में एक भय का माहौल बन गया, लोग घर से नहीं उतरे, विशेषकर प्रवासी लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान के लोग, उनके अंदर एक भय का माहौल बन गया। और ये सारे वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के जो मतदान करने से चूक गए और कई तरह की अव्यवस्था या अराजकता का भी माहौल था जिसके कारण यहाँ से तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती। तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को मुझसे 5,000 अधिक वोट मिला और वो चुनाव जीत गए। और मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर हावड़ा के जनता के हृदय पर हाथ रखकर पूछिए कि उत्तर हावड़ा में चुनाव कौन जीता है। तो बैलेट पर और बुलेट के बल पर तृणमूल कांग्रेस बंगाल में चुनाव तो जरूर जीत गई, लेकिन बंगाल के दिलों में उन्होंने स्थान नहीं बनाया। वहां पर जीत तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तय किया।
चुनाव के बाद पूरे देश में एक अलग ही माहौल बंगाल में देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बंगाल में बनी। जब लोगों को खुशी मनाना चाहिए कि बंगाल की जनता ने तीसरी बार उनको जिताया, अब उनको काम करना है, उसके बजाय तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने विरोधियों को खोज खोज कर मारना शुरू किया, घर जलाना शुरू किया। 2 मई के बाद जो रिजल्ट आया था सर, उसके बाद तो बीजेपी पर जिस पर अत्याचार हुआ या उस पर जो आक्रमण किया गया, ऐसे हालात में बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा कार्यकर्ता को तो पूरी तरह अकेले छोड़ दिया गया था। नहीं, ऐसा ये मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। जो माहौल 2 तारीख के बाद बना, दुनिया की बात छोड़ दिए, मैं अपना बताता हूँ। और आप भी इसका भुगतभोगी रह चुके हैं। मैं काउंटिंग हॉल से जब निकला तो उस काउंटिंग हॉल से निकल के मैं घर आने की स्थिति में नहीं था। तृणमूल कांग्रेस के जो उत्पाती कार्यकर्ता थे और उनकी जो लुंगी वाहिनी है, इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया था कि जिन लोगों ने उस माहौल को देखा है उनको पता है, ऐसा लग रहा था जैसे आप बंगाल में है ही नहीं, आप अफगानिस्तान में आ गए हैं और सद्दाम हुसैन की सरकार को हटा दिया गया है और यहाँ पर नया सत्ता चलेगा, इस्लामिक कोई सत्ता चलने वाला है। पूरे सड़क पर लुंगी छाप लोगों का जमावड़ा, हाथों में लाठी तलवार ट्यूबलाइट लेकर। टीएमसी जीता था कि लुंगी वाहिनी जीती थी, समझ में नहीं आ रहा था। ये पूरे बंगाल में एक अराजक माहौल हुआ। हजारों भाजपा के कार्यकर्ता अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए, दूसरे प्रदेशों में आश्रय लिए, लोगों के घरों को लूटा गया, आग लगाया गया, यहाँ तक कि कई जगहों पर जेसीबी लगाकर उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया। और ये जो पूरा प्रक्रिया था ये 2 महीने तक चला। कोई इन लोगों का सुध लेने वाला नहीं था। क्या अपराध था उन लोगों का? अपराध सिर्फ इतना था कि वो जय श्री राम बोलते थे और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए। पूरे भारतवर्ष में ऐसा नज़ारा आपको कहीं, पूरे देश में कहीं आप दूसरा उदाहरण दिखाई नहीं सकते हैं। ये बंगाल है। तो जहाँ जब अत्याचार हुआ है तब तब उसका समापन भी हुआ है। एकदम साफ साफ महाभारत में जब आपने देखा होगा तो उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अत्याचार बढ़ेगा तब तब उस अत्याचार का नाश करने के लिए शुभ शक्ति सामने आएगी और उसका विनाश होगा। आप आज के अंतर है, आपके जो शीर्ष नेता थे ये बंगाल के लेवल पर, चाहे बाबुल सुप्रियो हो, इवन के मुकुल राय जब बीजेपी को छोड़े उस समय वो बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। अभी फिलहाल अर्जुन सिंह, जब इतने बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता बीजेपी को छोड़ रहे हैं तो अगला फिर टीएमसी का मोर्चा उसको लेने के लिए कौन सम रहेगा? आप एक चीज को समझ लीजिए, आपने जिन 3 महानुभावों का नाम लिया है, ये तीनों लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा है। एक एक करके बता रहा हूं। मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर मेंबरों में से एक। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद वो दूसरे नंबर के नेता थे। जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि ममता बनर्जी अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने भतीजे को स्थापित करने का काम कर रही हैं, तब उनको परिवारवाद का आरोप लगाकर मुकुल राय जी तृणमूल कांग्रेस से बाहर गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी को सामने रख के वो पश्चिम बंगाल में अपना राजनीतिक अस्तित्व भी बनाना चाहते थे और तृणमूल कांग्रेस का सफाया करना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि 2021 के चुनाव के बाद उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई, अब आने वाला 5 साल वो कैसे बिताएंगे। वो तृणमूल कांग्रेस में वापस गए। दूसरे व्यक्ति का नाम है बाबुल सुप्रियो। आपको पता है कि बाबुल सुप्रियो जी भारतवर्ष के एक अच्छे गीत गाने वाले लोगों में से संगीतकार रहे हैं, गायक रहे हैं। और वो बाबुल सुप्रियो जी आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। दूसरी बार जब वो फिर सांसद बने तो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में उनको मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री बनाना और नहीं बनाना पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के अधिकार की बात है। प्रधानमंत्री जी के पास एक बड़ा सा व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत वो जिसको योग्य समझते हैं ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है जिनके बारे में आप जिनका नाम भी कभी नहीं सुने। बाबुल सुप्रियो जी को ऐसे ही बनाया गया था। जब दूसरे टर्म में उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो उसी दिन से उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। उनको ना बीजेपी से लेना देना है, ना उनको देश से लेना देना है, ना उनको काम से लेना देना है, उनको पद से लेना देना था। और वो स्पष्ट रूप से टीएमसी में गए तो उन्होंने साफ बोला, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ता हूँ। तो मंत्री बनने के लिए आए थे, मंत्री बन गए, मंत्री नहीं बनाया गया, वो छोड़ के चले गए। तीसरे व्यक्ति का जो आप नाम ले रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में एक दबंग नेता माननीय अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी के साथ भी सेम परिस्थिति है। अर्जुन सिंह जी का राजनीतिक करियर शुरू हुआ कांग्रेस से,
जब तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई तो वो तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के सहयोद्धा थे। ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जब मंत्री बनने की बात आई, पहले सरकार में भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया, दूसरे सरकार में भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हुआ कि उनकी उपेक्षा हो रही है। एक हिंदी भाषी दबंग नेता होने के बावजूद उनकी उपेक्षा हो रही है। वही अर्जुन सिंह है जिन्होंने ममता बनर्जी पर आक्रमण होने के बाद विधानसभा में तोड़फोड़ मचा दिया था। वो ममता बनर्जी के प्रति उनकी निष्ठा बहुत थी, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो गया कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी उनके भतीजे के रहते दूसरे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे बैरकपुर से। ममता बनर्जी ने उनको स्पष्ट कर दिया कि मैं आपको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाऊंगी। उनको सांसद बनना था। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने वहां से जीत हासिल किया और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए। उन पर पार्टी ने भरोसा किया। कई चुनाव का संचालन उनके ऊपर दिया गया। बाई इलेक्शन हुआ 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके क्षेत्र के कई सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार दिया, उन्होंने चुनाव लड़ाया। नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में भी उनको दिया गया। उन सारे चुनाव में वो विफल रहे, रिजल्ट 0 रहा। फिर सामने लोकसभा का चुनाव है। कहीं ना कहीं अर्जुन सिंह जी को इस बात का एहसास हुआ होगा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकता हूँ। उनके ऊपर बहुत तरह का बात है, तो रोज सुनते हैं उनके घर पे बम चला, कभी इधर चला कभी उधर चला, कार बार बंद है। तो उनके साथ उनकी मजबूरियां रही है। ये लोग कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं, ना उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेना देना, ना दीनदयाल उपाध्याय से लेना देना। ये लोग एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनको हमेशा सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए और अपनी बात बोलने के लिए एक मजबूत पद चाहिए। उनको भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट नहीं कर पाए, वो वापस तृणमूल कांग्रेस में गए हैं। अब आप पता लगाइए मुकुल राय जी की आज राजनीतिक सामाजिक हैसियत क्या है। आप पता लगाइए बाबुल सुप्रियो जी की आज सामाजिक और राजनीतिक हैसियत क्या है, और आप पता लगा लीजिए कि अर्जुन सिंह जी का तृणमूल में घर वापसी होने के बाद आज वो किस स्थिति में, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। आप पता लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक आइडियोलॉजी है, हम एक लक्ष्य लेके काम करते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करने का काम करते हैं। हमको सत्ता में आ जाना है, भतीजा के लिए 500 करोड़ जुटा देना है, नेता को केस से बचा लेना है, उनको सीबीआई से कैसे बचाया जाए, जाके कब्जा कर लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आज के दल बदल के समय में आइडियोलॉजी कहाँ रहता है, जब हार्दिक पटेल, जबकि वो मोदी जी पर और अमित शाह पर दोनों पर व्यक्तिगत आरोप लगाए थे, ऐसे हालत में बीजेपी उनको एक्सेप्ट कर रही है। इसमें आइडियोलॉजी पर क्या बोलेगा? मैं आपको बताता हूँ। हार्दिक पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है। आज आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के जितने कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, वो सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनको अगर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सही है, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए अच्छा काम कर सकता है, देश को विकास के पथ पर ले जा सकता है, इनके ही मार्गदर्शन में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा, तो स्वाभाविक रूप से लोग उस राजनीतिक दल में आते हैं। आप लाइन से देख लीजिए, रीता बहुगुणा को देख लीजिए, अभी जितिन प्रसाद आए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक दो का बात नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नौजवान नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आपको ये चीज़ समझना होगा, हार्दिक पटेल वहाँ पे पाटीदारों का आंदोलन किए। वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं थे, वो पाटीदारों का आंदोलन कर रहे थे। पाटीदारों का आंदोलन करके उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे विषयों को देखते हुए वहाँ ओबीसी के आरक्षण में पाटीदारों की हिस्सेदारी भी की। हार्दिक पटेल उसके बाद कांग्रेस के सदस्य बन गया। आज कांग्रेस का सदस्य बनना और टाइटैनिक जहाज का टिकट कटाना एक बराबर है। नैया डूब रही है, ना उसको चलाने वाला भाग रहा है नाव छोड़ के। ये पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में एक नौजवान नेता ने अगर ये तय किया है कि मैं भारत को विकास के पथ पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में इस राजनीतिक दल का साथ दूंगा, तो स्वाभाविक रूप से ये स्वागत योग्य विषय है। आप ऐसा कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आपको मिलेगा क्या कि वो किसी राजनीतिक दल में हो और विरोधी दल का बड़ाई करता हो? ऐसा है, ये राजनीति में, ये राजनीति का हिस्सा है। आप जिस दल में रहेंगे उस दल की बात करना पड़ेगा और दूसरे राजनीतिक दल के बारे में बोलना पड़ता है। आज हार्दिक पटेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं और मैं अपने समाज के लोगों का विकास करना चाहता हूं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। पश्चिम बंगाल में विरोधियों को दबाने का जो षड्यंत्र है
उसी के तहत ऐसा हुआ है। मैं आपको उसी आसनसोल में कई इलाके दिखा दूंगा जिन इलाकों में निष्पक्ष चुनाव हुआ है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी बढ़त ली है। लेकिन वहीं जो जिन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के विधायक चुनाव में जबरन जीते हैं, ये सारे लोगों को मतदान करने से रोका गया है और ये पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र के हित में अच्छा नहीं है। मैं आपको ये बात आपके इस चैनल के माध्यम से बंगाल के लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि न्यूटन का तीसरा नियम जीवित है और वो सब पर लागू होता है। आप जितना यहाँ के जनसाधारण को दबाएंगे, उनके अधिकार का हनन करेंगे, मौका मिलते ही वो सारे अधिकार और वो पूरा का पूरा ताकत उसके बराबर तुलना में आपके खिलाफ जाएगा। ये तृणमूल को समझ लेना है। इसी तरीके से कभी वामपंथी भी लोगों के अधिकार का हनन करते थे। आज तृणमूल कांग्रेस पिछले पंचायत चुनाव में 2018 में जिस तरीके से उन्होंने लोगों के मताधिकार को रोका, 2019 में उसका नतीजा उनको देखने को मिला। 2021 में जो हुआ और 2023 के पंचायत निर्वाचन में जो होगा उसका नतीजा आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उत्तर हवड़ा में मेरे पिताजी मजदूरों के सरदार हुआ करते थे। जिस परिवार के लोगों का काम सिर्फ किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाकर नौकरी लायक बना देना है कि वो कुछ कमाए और परिवार का भरण पोषण करे, उस समाज में जन्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरा हमेशा से मेरा एक लगाव राजनीतिक क्षेत्र में रहा है। मैं आरएसएस की शाखा में जाता था और उसके बाद जैसे मैंने होश संभाला तब से ही मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा। 95 में मैं बीजेपी में सक्रिय हुआ और 98 में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी का वार्ड का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना और वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। और देखते ही देखते मैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। एक साधारण मजदूर के परिवार का बेटा प्रदेश का सचिव बनकर पूरे बंगाल में अपनी बात और अपने समाज की बात को रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। ये बीजेपी में मेरे जैसे हजारों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि एक साधारण परिवार का लड़का, अब आप समझिए मैं 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, मेरी पत्नी पार्षद हुई। ये सब कुछ इसके पीछे ना मेरे पिताजी का नाम है, ना मेरी जाति का वोट है, ना मेरे पीछे कोई मेरा गॉड फादर है। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और पार्टी ने जो मुझे जो नीति आदर्श दिखाया है उस पर चलकर मैंने इस जगह तक पहुंचने का काम किया। और स्वाभाविक रूप से जिस निष्ठा के साथ मैं काम कर रहा हूं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में पार्टी के लिए और अच्छा कुछ कर पाऊं, यही निरंतर मेरा प्रयास रहेगा। अभी मुझे वर्तमान में बंगाल के 5 बहुत प्रमुख जिले, मेदिनीपुर इलाके के उन जिलों का मैं प्रभारी हूं, विशेष रूप से वो विभाग का कन्वेनर हूं। तो मैं पार्टी का काम कर रहा हूं, निष्ठा के साथ कर रहा हूं। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी पार्षद का चुनाव जीतेंगी, मेरे जैसा एक साधारण लड़का विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी है कि मुझे इस पद तक पहुंचाया है, ये मुझे सम्मान दिया है। मैंने पिछले चुनाव में जिस तरीके से उत्तर हवड़ा की जनता ने 66,063 वोट देकर मुझ पर अपना भरोसा जताया है। मैं हार जीत लगा रहता है, लेकिन लोगों की सेवा करना और अपने पार्टी के और उसके आदर्शों का प्रचार प्रसार करना मेरा लक्ष्य है और मैं निरंतर इस कार्य में लगातार प्रयासरत रहूंगा। ऐसे समाज के लोगों को उनको उनका अधिकार मिले और बंगाल की राजनीति में भी उनका बराबरी का हिस्सा हो, इसके लिए भी मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूं और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और एक प्रश्न और है, विधानसभा चुनाव के समय आपका 2 मिनट का वीडियो वायरल हुआ था, जिस कारण शायद हो सकता है कहीं एक वर्ग आपसे नाखुश हुआ, तो उसमें कुछ बोलना चाहेंगे? जरूर, मैं आपको बताता हूँ। वो एक अधूरा, एक एडिट किया हुआ वीडियो था। मैं आपको उस की पूरी जानकारी देता हूँ। एक दिन चुनाव का प्रचार अभी जस्ट शुरू हुआ था, 2-3 दिन हुआ था, मेरा टिकट अनाउंस हुआ था और हम लोगों ने अपना बैनर होर्डिंग पहली लॉट में जो लगाया था। सुबह 7 बजे मेरे पास सूचना आती है 1 नंबर वार्ड के चाड़ा से कि हमारे कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ है और वहाँ पर हम लोगों ने जितना झंडा बैनर लगाया था सारे जला दिए गए। मैं सुबह डोर टू डोर कैंपेन में जाने के पहले वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा सारे होर्डिंग फाड़ दिए गए थे, सारे बैनर फाड़ दिए गए थे, झंडे जला दिए गए थे। और वहाँ पे मेरे एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत माने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनके घर पर जाके 4 बजे भोर में वहाँ पर उनके घर पर जाकर गाली गलौज किया गया था और बताया गया था कि बीजेपी करोगे तो तुमको जान से मार देंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं जब वहाँ गया, मैंने पुलिस को बुलाया, वो सारा व्यवस्था दिखाया और दिखाने के बाद एक वीडियो मेरे कार्यकर्ता ने बनाया, जिस वीडियो में मैंने कहा कि इस लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी बात कहने का और अपने तरीके से प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। मैं उम्मीदवार बना हूँ, मैंने अपना होर्डिंग बैनर लगाया है,
दूसरे दल के जो लोग हैं वो भी अपना होर्डिंग बैनर लगाएं। मैं 5 लगाया हूँ, आप 20 लगाइए। मेरा 6 फुट का लगाया, आप 22 फुट का लगाइए। आप इसमें बराबरी करिए। मैं कहीं भाषण देता हूं तो आप उसी जगह पर मंच लगाकर आप अपनी बात को कहिए। लेकिन लोकतंत्र में इस बात को कभी नहीं माना जाएगा कि आप किसी का झंडा जला दीजिए, किसी का बैनर फाड़ दीजिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं वो लोग याद रखें कि 2 मई के बाद स्थिति ऐसा हो जाएगा कि जिस हाथ से आप बैनर फाड़े थे वो हाथ आपका टूट जाएगा। ये विषय मैंने कहा था, लेकिन वो लेकर वादा किया था जनता से। मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं उन विषयों को उजागर करता रहूँगा। उसके लिए हमेशा आंदोलनरत रहूँगा। उत्तर हावड़ा को जब तक मैं उत्तर हावड़ा के लोगों को रहने लायक उत्तर हावड़ा नहीं बनाऊंगा तब तक मैं राजनीति में भी विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। सर एक प्रश्न और है कि स्थानीय चुनाव सब जगह हो गए हैं, खाली आपका हावड़ा का बाकी रहा है। अगर वार्ड का चुनाव होता है तो 13 नंबर जैसा माना जाता है कि बहुत ही मोस्ट वांटेड सीट है टीएमसी के लिए, कितनी तैयारी है और किस प्रकार? देखिए, लोकतंत्र में तैयारी जनता करती है। इसी 13 नंबर वार्ड का एक इतिहास रहा है। जब से हावड़ा नगर निगम बना तब से इस वार्ड पर लगातार वामपंथियों का कब्जा रहा। मैं नाम आपको गिना सकता हूं, जितने पार्षद यहाँ हुए हैं, जो लोग यहाँ पार्षद हुए वो सारे वामपंथी थे। ममता जायसवाल जो आखिरी बार चुनाव हारी, वो 4 बार की पार्षद थी और मेयर थी। उनको यहाँ की जनता ने नकारा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। जब पहली बार हम लोग इस वार्ड में चुनाव जीते थे तो हम लोग को 3,910 वोट मिला था। उसके 3 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ 2014। उस चुनाव में हम लोग 6,700 वोट पाए। उसके बाद चुनाव आया विधानसभा 2016, उसमें हम लोग वोट पाए 7,100। उसके बाद चुनाव आया लोकसभा 2019, जिसमें हम लोग वोट पाए 10,000 और तृणमूल कांग्रेस को वोट मिलता है 3,000। 7,000 वोट की मार्जिन थी हमारी। इस चुनाव में इसी मार्जिन को कम करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने सारा दिन बम चलाया और नतीजा क्या निकला? तृणमूल कांग्रेस को वही 3,333 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को फिर से 9,700 वोट मिला। ये विषय मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जनता जब वोट देगी तो वो अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन जहां बूथ कैप्चरिंग हो जाएगा, जहां हम लोगों को मतदान करने से रोक दिया जाएगा, वहां तो जीत हार का कोई मायने नहीं होता है। मैं आपको फिर से चैलेंज करके बताता हूं, उत्तर हावड़ा की जनता को आज मौका मिले तो आज तृणमूल कांग्रेस को धूल चटाने का काम यहाँ की जनता करेगी। जिस तरीके से नगर निगम में पिछले 3.5 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है, एक पार्षद नहीं है, जिन इलाकों में कभी जल जमाव नहीं होता था पिछले 3 वर्षों में वहां भी पानी जमा। डबसन रोड जैसा इलाका, हावड़ा का एसी मार्केट का इलाका जहां कभी जल जमाव नहीं होता था, पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने वहां भी जल जमाव देखा है। सड़कें टूटी हैं, आप सड़क पर जाकर घूम के देख लिए। कल ही हम लोगों ने गण हस्ताक्षर अभियान चलाया, सड़कें टूटी हैं। आप मुझे बताइए, हावड़ा नगर निगम को एक दिन अगर आप देरी से टैक्स पेमेंट करेंगे तो आपको फाइन जमा करना है। तो टैक्स आप समय से लेते हैं, बढ़ती टैक्स ले रहे हैं, लेकिन जब लोगों को नागरिक परिसेवा देने की बात आती है तो वहां पर आप टाइट है। फिर से नालियों की स्थिति गंदी है, सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी जो आता है वो कभी पिल्लू आता है, कभी गंगा का पानी आता है। चूंकि आप सब लोग इस इलाके के निवासी हैं तो आपको पता है, तो नागरिक परिसेवा देने में ये विफल है, विकास के नाम पर विफल है। उत्तर हावड़ा एक ऐसा, पूरे बंगाल का एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जो मूलभूत व्यवस्था है, मैं अपने प्रचार में ही बोला था, आज भी बोल रहा हूं, पूरे उत्तर हावड़ा के लोगों के लिए एक कॉलेज नहीं है, पूरे उत्तर हावड़ा में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, पूरे उत्तर हावड़ा के बच्चों के खेलने के लिए एक बढ़िया कोई मैदान या स्टेडियम नहीं है, उत्तर हावड़ा के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कोई ITI इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर प्रशिक्षण लेके वो रोजगार पा सके। ऐसे मूलभूत कई व्यवस्थाएं हैं जो उत्तर हावड़ा की सड़कें खराब है। ऐसे में आखिर यहाँ के लोग इन मूलभूत सुविधाओं के लिए और कितना दिन इंतजार करेंगे? हम लोगों ने तो तृणमूल का तीसरा सरकार भी देख लिया, 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन उत्तर हावड़ा की जनता का समस्या का समाधान करने के लिए, यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम का चुनाव भी नहीं करा पा रही है ये तृणमूल की सरकार। तो स्वाभाविक रूप से ये यहाँ के लोगों के जीवन के साथ, उनके अधिकारों के साथ हनन है और उसका माहौल उड़ाया जा रहा है। और सर लास्ट में ये बोलना चाहेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी कितना सीट ला पाएगी? मैंने आपको पहले भी बताया, ये इस बात का आशा और प्रत्याशा करना उचित नहीं होगा। कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछिएगा, कभी किसी ने कल्पना किया था कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 18 सांसद जीतेंगे? और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है कि हम कम से कम 20 सीट और ज़्यादा से ज़्यादा 24 सीट जीतने का
लक्ष्य लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, अगर ये वीडियो आपका रह गया तो आप इस वीडियो को लोकसभा चुनाव के बाद दिखा दीजिएगा। हम 18+ होंगे, 18- नहीं होंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।